हाँ तो भाई अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो यार मैं कुछ डेज से बहुत ज़्यादा बिजी था। एनईबी पास किया तो उसके बाद आप लोग कहते होंगे यार ये बंदा वेला होना चाहिए, लेकिन मैं सीरियसली बहुत बिजी था। तो लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। भाई ये वीडियो एनईबी के रिलेट है और एनईबी का आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स फ़ौरन से पाकिस्तान प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर दाखिला लेने चाहते हैं, ये उनके रिलेट वीडियो है। तो भाई ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, जलालत बताऊंगा आपको, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बताऊंगा, एवरीथिंग आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ तो मेरे देश के वासियों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स से आपको शुरू किया जाए। तो लेट मी स्टार्ट भाई। मैंने ऑलरेडी एक पार्ट 1 डाला हुआ एन के रिलेट, तो वहाँ मैंने डॉक्यूमेंटेशन बता दी थी कि आपको एन के प्रोसेस के लिए, मतलब आपको एन प्रोसेस के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या प्रोसेसिंग चाहिए। तो मैं सिंपली बात बता देता हूँ। आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो आप किसी की ट्रांसक्रिप्ट को कॉपी करके ना, उसको मतलब जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, लाइक जो एन का मतलब पीएमडीसी या पीएमसी इशू करती है आपको वेबसाइट पे, वहाँ आप किसी की ट्रांसक्रिप्ट कॉपी करके भी डाल सकते हैं। ये बुद्धू खाता एक लग सकता है, तो ये लेकिन रिस्की काम है। लेकिन आप एक्चुअली में अपनी ट्रांसक्रिप्ट मतलब लाइक वो कहते हैं कि पीडीएफ फॉर्म में एक अपने पास रखें, क्योंकि आपको अपलोड करनी होती है पीएमडीसी की वेबसाइट पे। ठीक हो गया। मतलब आपको फिजिकली नहीं चाहिए, आपको क्या नाम होता है, पीडीएफ फॉर्म में चाहिए। वो भी आप मतलब अपने पास कहीं रख लें और आपको वेबसाइट पे अपलोड करनी है। तो पहला स्टेप तो ये था कि आपका यहाँ से एक रिस्की काम निकल सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो पीएमडीसी अगर उसकी जांच पड़ताल ना कर ले, कहीं आपकी ट्रांसक्रिप्ट पकड़ी ना जाए, क्योंकि उनको अगर वो करने पे आई तो कुछ भी हो सकता है भाई। इसमें नहीं कुछ खास है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टेस्ट वे बताया। तो अभी आगे चलते हैं। जो जैसे जैसे मेरे माइंड में जो स्टेप क्लिक कर रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में शेयर करता जाऊंगा, क्योंकि मैं कोई मतलब इसको रिकॉर्डिंग्स पे नहीं लगाता। मैं सिर्फ पहली अटैम्प्ट में बनाता हूँ जो जो मुझे पता चल जाए, लेकिन इन्फॉर्मेटिव ज़रूर होगी। तो हाँ तो भाई दूसरा प्रोसेस मैं ये बताता हूँ कि तैयारी का क्या। भाई मैंने थर्ड ईयर के एग्ज़ाम दिए, मतलब एन में अपीयर हुआ, और फोर्थ ईयर में मुझे अब सीट मिलेगी। तो थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट थे भाई मेरी, वो फार्मा थी, वो पैथो थी और माइक्रो थी। फार्मा के 100 एमसीक्यूज़ होते हैं और पैथो के 50 होते हैं और माइक्रो के 50 होते हैं। मतलब टोटल आपके पास 200 एमसीक्यूज़ आएंगे और आपको 50 परसेंटेज लेनी है। 50 परसेंटेज का मतलब आपको 200 एमसीक्यूज़ में से 100 एमसीक्यूज़ सही करने, और फिर जाके आपका एनईबी क्लियर होगा। अगर तैयारी से रिलेटेड मैं थोड़ी सी आपको ना थोड़ी सी टिप्स देता चलूँ यार। अगर तो आप समझ रहे हैं आप अपने आप में हनुमान हैं, अपने आप में बहुत बड़े पृथ्वी शाह हैं, मतलब कुछ भी बहुत बड़े आप लेजेंड समझ रहे हैं, सबसे बड़ी गलती आप यहाँ मारेंगे। एक बात याद रखिएगा, किसी की निगरानी में, कहते हैं कि टीचर्स और प्रिंसिपल नहीं मतलब इदारों में बनाए जाते हैं। उनको इसलिए बनाए जाते हैं कि एक मुनज़्ज़म तरीके से एक चीज़ को मतलब लाए अमल में लाया जा सके। तो यार ये याद रखना, अगर आपको अच्छा भला भी आता है ना, तो आप काइंडली किसी की अंडर ज़रूर आएँ। अगर आप मंथली किसी को ऑनलाइन मतलब मीटिंग पे जाके या उनको मतलब पैसे दे रहे हैं फिजिक मतलब आप पढ़ाने के, तो उसका ये मतलब ना समझें कि आपके पास नॉलेज नहीं। आपके पास नॉलेज है, लेकिन वो आपके नॉलेज को और तराशेंगे और आपके नॉलेज को उस अलाइन करेंगे उस वे में कि आपको डिलीवर अच्छा खासा कर सकें। बहुत से बच्चे डिम्स जाते हैं, बट आई डोंट प्रेफर डिम्स। डिम्स में जाने का नुकसान ये है कि वो एन से रिलेटेड सिलेबस नहीं होता। एन का तो इशू ही भाई 2 साल पहले हुआ, तो डिम्स के नोट्स में तो उसका जिक्र ही नहीं है। हाँ अगर आपको बेसिक्स आती है, आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग्स हैं, मतलब फिर आप डिम्स कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली डिम्स के नोट्स पे जाना इतना सौखा काम नहीं, खाला जी का वाड़ा नहीं है। तो ये वाली गलती आप ना करिएगा, मेरी तरफ से भाई सजेशन है। बाकी ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो भाई उसके अलावा अगर आपको किसी मतलब एकेडमी ऐसी की ज़रूरत है जो कि आप चाहते हैं घर बैठ के आप स्टडी करें, तो मैं इसके अंदर एंड पे जाके आपको मतलब मैं लिंक बताऊंगा, जहाँ से मैं आपको बता चूँगा कि आपको मतलब कौन सी एकेडमी प्रेफर करनी चाहिए। क्योंकि जिस एकेडमी से मैं पढ़ूँ भाई वो ज़बरदस्त थी भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हुआ हूँ। कुछ आपकी अपनी भी, आपकी 70% एफर्ट होती है और एकेडमी की 30%। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेहनत आपकी होती है और करवाना उनका काम होता है, ये बात याद रखिएगा। और जिन जिन बच्चों ने एन पास किया, तो उनसे बड़ा तो टीचर आपके पास कोई भी नहीं है। तो ट्राई करिएगा, जिन जिन बच्चों ने पास किया, अगर तो वो आपको पढ़ाते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड है, क्योंकि भाई उनसे बड़ा लेजेंड भी कोई नहीं है। क्योंकि उन्होंने ये जो अभी इस टाइम 2023 का ये जो अभी इनटेक हुई है, मई इनटेक, तो इसके अंदर जो पासिंग परसेंटेज थी वो CSS के बराबर थी, 2%, ओनली 2%। 550 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में से, अफ़गानिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना और यूक्रेन में एक लड़का मेरे साथ था। मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ थी, हमें टोटल नहीं पता। मतलब 550 बच्चों ने अप्लाई किया और अप्रोक्सीमेटली 20 से 25% बच्चा पास हुआ है फॉर फोर्थ ईयर।
और थर्ड ईयर का मुझे इतना मालूम नहीं है, तो मैं फोर्थ ईयर की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आपको मतलब अलाइन करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो भाई ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो मतलब आपको मैंने रिव्यू बता दिया फॉर स्टडीज़। तो अब अगला स्टेप चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, अगला चलते हैं जलालत की तरफ। और अगर किसी को भाई मेरे से पूछना है कि भाई अगर मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, मतलब मैं आप हमें टाइम दे सकते हैं, तो यार इसके लिए मैं सोचूंगा। अगर तो आपका क्रू अच्छा खासा हुआ तो मैं अपनी यार जो मेरे मतलब साथ कुलीग्स थे जिन्होंने पास किया उनको गैदर करूँगा। तो इंशाल्लाह आपके लिए भाई, सिर्फ आपके लिए, मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं कह रहा, मेरा फ़ायदा यही होगा कि मेरा नॉलेज ग्रूम करेगा। आपको मैं एक रास्ता बता दूंगा। इसका ये फ़ायदा होता है कि जो चीज़ें करने वाली होती हैं भाई वो करो, फजूल चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना। ना तो आपका भी टाइम वेस्ट सेव रहेगा और हमारा भी टाइम वेस्ट सेव रहेगा, आपका भी फ़ायदा होगा। जो कहते हैं ना बेनिफिटेड जो नॉलेज होता है उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये नहीं कि इधर उधर मुंह मारते रहो, फजूल की चीज़ों करो जो आपकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ें सिर्फ एक स्टूडेंट बता सकता है जो पास किया हुआ है, ठीक हो गया। बेशक फेल वाला भी बता सकता है, लेकिन पास का आपको गारंटी तो है कि एटलीस्ट चलो उसने खुद भी पास किया तो आपको एटलीस्ट वो बता सकता है। तो लेट मी गो टू द फर्दर स्टेप। तो ये वाला स्टेप खत्म हुआ, आप जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, तो वो शुरू करते हैं। हाँ, तो वह प्रोसेस ये था कि जैसे आप सोच रहे हैं और जैसा मैंने सोचा था NAB के लिए अपीयर होते हुए कि NAB दूंगा भाई, पास दूंगा, सीट मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। ऐसा ब्लंडर नहीं मारना सबसे पहले, और ऐसा सोचना भी नहीं है। कहते हैं कि हर काम के लिए, हर स्टेप के लिए आपको जलालत लेनी पड़ती है, जलालत के अलावा आपको वो स्टेप नहीं मिलता। सिंपल सी बात है कि हार्ड वर्क आपको देता है और बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता। तो यही है कि भाई डॉक्यूमेंटेशन में यही था कि भाई आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए हार्ड कॉपी में। ट्रांसक्रिप्ट अब क्या होती है, एक होता है रिजल्ट फॉर्म। रिजल्ट फॉर्म वो होता है कि आपकी सिर्फ नंबर लगे हुए हैं, एक फॉर्म दे देते हैं इतना सा, मतलब मैंने देखा हुआ बच्चों का व्हाट्सएप पे। तो वो वाली ब्लंडर नहीं मारना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, जो पर सेमेस्टर आपके नंबर बताए हो उसको ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। आपके पास हार्ड कॉपी में होनी चाहिए, ठीक हो गया। तब कुछ बच्चे कहते होंगे भाई हम उधर से छोड़ के कैसे हैं। भाई आप, सिंपल सी बात है, आप अप्लाई करें, टेस्ट दें, अगर आपका टेस्ट पास होता है तो भाई आप पावर ऑफ अटर्नी बनाएं, किसी के अपने फ्रेंड के नाम करें कि भाई वो मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है ना, मेरी मतलब यूनिवर्सिटी है जो भी, उस यूनिवर्सिटी से मेरे डॉक्यूमेंट निकाल दे। तो भाई निकल आते हैं, हफ्ता का प्रोसेस है, तो आपके पास ये ट्रांसक्रिप्ट हाजिर हो जाती है। और जो दूसरी चीज़ आपको चाहिए वो NOC होती है कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, उसी अपनी रेलिवेंट क्या नाम होता है, अपनी रेलिवेंट यूनिवर्सिटी से, ताकि मतलब आप यार क्लियर हो उस यूनिवर्सिटी से। क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन जो है ना UHS मांगता है। उसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए मैट्रिक के और FSC के, ठीक हो गया। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, आपने अगर पास कर लिया जैसे NAB, तो ये पास करके ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, ये क्या नाम होता है, UHS के पास ही अगले दिन ही, ठीक हो गया। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं, वो ये है कि आपको जिस कॉलेज में आपको सीट मिल रही है उस कॉलेज में सबसे पहले जाना है। उस कॉलेज में जाके उधर उधर की NOC लेनी है, ठीक हो गया। NOC मतलब वो आपको सीट दे रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे होता है कि भाई सीट ऑलरेडी एक हो और भाई उन्होंने दे चुकी और आप कैसे ले लेंगे। तो मत बात लग रही समझ। उस कॉलेज में आपने उस कॉलेज में जाना है, उस कॉलेज में जाके भाई आपने उस कॉलेज को कहना है भाई मैंने आपके अंदर सीट लेनी है। तो उन्होंने फिर आपको एक NOC उन्होंने भी एक जारी करनी है जहाँ आपने सीट लेनी है। वो NOC लेके, अपनी पिछली यूनिवर्सिटी की NOC लेके, ये ट्रांसक्रिप्ट लेके, अपने डॉक्यूमेंट्स FSC और क्या नाम होता है अपने मैट्रिक के ये सर्टिफिकेट रियल वाले वो लेके आपने UHS के पास पहुंच जाना। आप UHS के पास पहुंचोगे, रूम नंबर 11 होता है, आपको मैं वैसे ही बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हमें उधर जाके पता चली है। रूम नंबर 11 में जाओगे आप, उधर आराम से उधर जाओगे रूम नंबर 11 में। उधर जाके आप कहोगे भाई हमने NAB पास किया तो हमें डॉक्यूमेंट, वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म आपको फिल करना है। उसके ऊपर सारी चीज़ें लिखी होंगी कि आपको ये चीज़ें पूरी करनी है। और उधर आपको 12,000 का एक चलान फॉर्म मतलब देना होता है। साथ ही आपको UHS से बाहर निकलेंगे, बैंक होगा, उधर जाके आपको जमा कराना है। तो आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप 9 बजे जाएँ UHS या 8 बजे, तो 12 से 1 बजे जाके आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होते हैं UHS में। तो UHS फिर आपको 1-2 मंथ के बाद मतलब सॉरी 1-2 मंथ नहीं, 10 से 15 दिन लेता है आपके डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि UHS के अंदर ही है कि वो आपको सीट एलोकेट करेगा, ठीक हो गया। सीट एलोकेट करने का ये मतलब है कि आपने जिस कॉलेज में दाखिला लेना है फर्दर, मतलब वो आपको बता देगा भी आप इसमें ले लो, बात ख़त्म होगी। हाँ, तो भाई इशू अब हमारे साथ ये चल रहा है भाई, अब PMDC ने हमारा कराया था मई 22 या 23 को ना हमारा टेस्ट है NAB का। तो हमने वो जैसे ही दिया तो अगले एक दिन बाद रिजल्ट भी इशू कर दिया PMDC ने, ठीक है। मतलब PMDC ने रिजल्ट भी इशू कर दिया, एवरीथिंग होगी। तो उसके बाद भी भाई मसले ये आए कि भाई क्या नाम होता है, मसला ये आने लग गया कि हमने जब UHS के पास डॉक्यूमेंट्स लेके गए तो UHS कहता है कि भाई आपका तो टाइम ही पूरा हो गया, हमारे जो 4th ईयर की क्लासेज हैं पाकिस्तान में उसके शुरू हुए हुए 2 महीने हो चुके हैं, क्योंकि UHS की पॉलिसी के अंडर है कि 2 महीने पूरे नहीं होने चाहिए। तो ये मसला आ रहा है, क्योंकि फिर हमने उनको कहा कि भाई हमारा जो मतलब रेलिवेंट कॉलेज है जिसकी हम NOC उठा के लाए हैं पाकिस्तान वालों में,
मतलब तो वो तो कह रहे हैं कि अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए, तो यूएचएस थोड़ा बहुत गड़बड़ बार बार कर रहा था। तो भाई ये मसले आते हैं आपको, इनके लिए आपको भाई उसी के लिए मैं बिजी था, कभी लाहौर के चक्कर, कभी पीएमडीसी के चक्कर ये लगाने पड़ रहे। पीएमडीसी को हम बता रहे हैं कि भाई यूएचएस कहता है कि 2 महीने पूरे हो गए, मुझे 1 महीने की एक्सटेंशन दो कि हम आप स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स की मतलब वो प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सके। तो ये मसला हमारा आ रहा था कि क्योंकि इसमें 1-2 हफ्ता और गुजरेगा तो हमारा पूरा साल ज़ाया हो सकता है, ये मसले आ रहे थे। इस मसले को हाईलाइट करने के लिए कभी लाहौर जाना पड़ रहा था, कभी किससे मिलना पड़ रहा था, और कभी पीएमडीसी जाना पड़ रहा था। ये इस वजह से मैं बहुत बिजी था। तो किसी की मजबूरी भी होती है, अक्सर बच्चे समझते हैं भाई बंदे में एटीट्यूड आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हर जब आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो थोड़ा वेट भी किया जाता है, किसी चीज़ को पाने के लिए उस थोड़ा सा हौसला भी रखना पड़ता है। बाकी भाई मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि भाई डॉक्यूमेंटेशन सीधी सी यूएचएस ने हमसे मतलब अब डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, कुछ बच्चों को नहीं भी ले रही, मतलब ड्रामे करती है। असल में पाकिस्तान में मसला ही यही बड़ा है कि एक ओहदा दूसरे ओहदे पे रिलाय करता है, ब्लेंडर मारने के लिए वो कहता है कि मेरी गलती नहीं उसकी गलती थी। इसी चक्कर में हमारा कम अज़ कम 2 से 3 हफ्ते गुजर गए, हालांकि रिजल्ट अगले दिन आ गया था और हम अगले दिन ही एनओसी वगैरह लेके हम यूएचएस पहुँच भी गए थे। भाई एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी रेडी थे, लेकिन ब्लंडर यही आ रहा है। बाकी आप अगर सीट्स की एलोकेशन मतलब सीट्स अवेलेबल वैकेंट सीट्स की बात करें पाकिस्तान में, तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड ऑल ओवर द पाकिस्तान पड़ी हैं, इसकी टेंशन नहीं लेनी। हाँ, तो अगर सीट की आपको मैं बताता चलूँ कि भाई सीट्स कहाँ कहाँ पड़ी हैं, तो भाई सीट्स का भाई सिंपल सा मैं बताता हूँ। वतीम मेडिकल कॉलेज है जो कि रावलपिंडी में एसोसिएट है, वो रवात में है। उसके अंदर कम से कम 40 सीट्स पड़ी हैं 4th ईयर के अंदर, और 3rd ईयर में भी कम से कम आपके पास 2 से 3 सीट्स पड़ी हैं। और अगर तो भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन सारे मराहल से मैं गुजर चुका हूँ, अगर आपको 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 अब ये माइंड में आ रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कहाँ कहाँ सीट्स अवेलेबल है, तो मेरी जान के टोटो आपको मेहनत ये करनी है कि आपको वेबसाइट पे जाके डिफरेंट कॉलेजेस का नाम मारना है, उनकी वेबसाइट आपको खुद ही ढूंढनी है, क्योंकि आप जब नाम करोगे वेबसाइट उनकी आ जाती है, तो आपको उनकी वेबसाइट पे जाके वैकेंट सीट्स आता है ऑप्शन, वहाँ जाके देखना है कि किस किस की बड़ी है। ये काम आपका खुद का है, ये ना तो यूएचएस बताती है ना पीएमडीसी बताती है, ये आपका खुद आपने देखनी है। और आपने जहाँ वैकेंसीज पड़ी है उस रेलिवेंट कॉलेज में अगर आपने अप्लाई करना है तो उस कॉलेज में जाके उधर की एनओसी उठानी है, और वो एनओसी अपने पिछले डॉक्यूमेंट्स ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जो मैंने बताई है वो दोनों चीज़ें सारी चीज़ें लेके फिर यूएचएस के पास जाना होता है। तो ये वाला प्रोसेस नहीं भूलिएगा, ये मेन सीन है। अगर आप बात करते हैं कि मैं आपको भाई सीट्स की एलोकेशन भी बता दूं, तो भाई उसके बारे में भाई फिर ये है कि वतीम में पड़ी है, न्याजी मेडिकल में 4 से 3 सीटें पड़ी थी 4th ईयर में, वो भी पूरी हो गई हैं। राय मेडिकल सरगोदा है उसमें एक पड़ी हुई है, अच्छा जी। उसके अलावा किम्स था कोयटा का, उसमें पड़ी है। और अब अक्सर अक्सर के माइंड में ये आ रहा है कि हम नम्स के अंडर भी नम्स के अंडर जो कॉलेज है उनके अंदर भाई आ सकते हो, लेकिन नम्स वाले अपना कोई क्राइटेरिया रखते हैं, तो भाई ये आपको ही पूछना पड़ेगा। इसमें ना तो मैं आपकी को हेल्प आउट कर सकता हूँ, क्या हेल्प आउट करूँ कि यार आपने जब आपका जो इंटरेस्ट है ना जो कॉलेज आपने जाना ना, मुझे क्या पता आपका क्या इंटरेस्ट है। तो ये वाले कुछ इसमें सीन्स हैं, तो इस तरफ से माइंड नहीं करना भाई इस बात को। और बाकी रही बात कि भाई आपके कॉलेजेस वाला सीट्स वाला मामला भी हल हो गया, वतीम में बहुत पड़ी है, अगर आपने लेनी तो वहाँ जाके ले सकते हैं। और पीएमडीसी अब वेट कर रहे हैं कि हम पीएमडीसी कब तक हमें सीट्स अलाउ करें और हम एज अ पाकिस्तानी इधर बैठें। उसके अलावा एक और भी मसला है, वो भी शेयर करता हूँ आपसे। ये टेस्ट एनईबी का नहीं है इतना आसान, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और आपको सामने से गुजर रहा है। तो यार भाई एनईबी देने के बाद भी मसले इतने कोई सीधे नहीं थे, बड़े पेचीदा मसले थे। तो ये पेचीदा मसलों में ये मसला था कि भाई अब हमें पता चला कि भाई अगर आप पाकिस्तान में बैठते हैं भाई 4th ईयर में, तो भाई सीन ये होता है कि भाई उनके कुछ सब्जेक्ट्स हैं लाइक इस्लामियात, माशरती उलूम, एसएसटी जिसको कहते हैं, सोशल स्टडीज़, ये दोनों तो एक सब्जेक्ट हो गए। और जो दूसरा सब्जेक्ट है बिहेवियरल साइंसेस, ये आपको 3rd ईयर में होता है, जो कि हमने तो बाहर से नहीं पढ़ा हुआ। तो आपको ये सब्जेक्ट इधर पाकिस्तान में किसी भी मेडिकल कॉलेज में आकर देने पड़ते हैं, क्योंकि जब आप यूएचएस में डॉक्यूमेंट्स लिखवाने जाते हैं ना, बने मतलब आप देने जाते हैं, तो आपको एक एफिडेविट देता है। एफिडेविट पे उन्होंने मतलब प्रिंट करवाया हुआ है कि ये बच्चे ने जब तक ये 3 सब्जेक्ट्स बिहेवियरल साइंसेज, माशरती उलूम और इस्लामियात, ये जब तक पास नहीं करने, जब तक आपको हम मतलब 4th ईयर में मतलब एज अ कंसीडर नहीं करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आपको सीट नहीं मिलेगी, इसका ये मतलब है कि आप बैठ जाओगे, लेकिन आपको इस सब्जेक्ट पास करना लाजमी है। अब ये आपका मसला है, आप सप्ली में क्लियर करते हैं या किस तरह में क्लियर करते हैं, तो ये बहुत बड़ा इशू है एक। क्योंकि अगर तो उसकी सप्ली भी गुजर गई तो आपका साल ज़ाया होता है, जो कि हमारे साथ होने जा रहा है। अल्लाह खैर करे, कोई रास्ता अल्लाह निकाले,
उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जहाँ हमने इतना बड़ा स्टेप लिया तो रास्ते निकलते हैं। जब आप किसी रास्ते में निकल जाते हैं तो यही नहीं देखते कि पत्थर कितने, उस रास्ते पे गुजरते हैं। पत्थर एवरीथिंग, ये सिर्फ उस रास्ते की धूल है जो कि आपको मिटानी है, यही तो आपको करना है। तो टेंशन नहीं लेनी। तो हमने भी अभी तक नहीं ली, खैर है, अल्लाह खैर करेगा। जिसने ये टेस्ट पास कराया है वो अगले वाले स्टेप भी पूरे कराएगा इंशाल्लाह। अब बातें हो गई हैं सारी, मतलब ना एवरीथिंग आई थिंक सो क्लियर होगी आपको। अगर आपने मतलब पाकिस्तान में मतलब सॉरी NEB अटैम्प्ट करना है कि नहीं करना है, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू यही है। अगर तो आपको मतलब दिली खुशी, आपका दिली मतलब लगा हुआ है कि आपने पाकिस्तान में लेना है तो भाई आप लाजमी लें, क्योंकि जैसे मेरा था, क्योंकि मैं एक साल ज़ाया करके बैठा हूँ। मैंने अपनी 7th ईयर, मेरे 7th सेमेस्टर पूरे हुए थे, वो 7th सेमेस्टर भी अपना मैंने वेस्ट किया है। मतलब इतनी कुर्बानी मैंने दी है। और ये सफ़र कोई इतना ईजी नहीं था जितना आपको लग रहा है। मैंने बहुत इसके अंदर सफ़र किया, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। मैं साल अपने बेड पे बैठा हूँ भाई, सिर्फ बेड पे बैठा हूँ। और स्टडी कोई 3 दफ़ा हमने बुक्स ख़त्म की हैं, तीनों दफ़ा NEB नहीं कंडक्ट हुआ। मैं जून से बैठा हूँ, जून में भी नहीं, मतलब जून के बाद उन्होंने लेना था सितंबर इनटेक, सितंबर इनटेक नहीं हुई। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगातार 4 महीने पड़े हैं बगैर किसी ना पता था कि टेस्ट होना है कि नहीं होना। इन्होंने हमें मतलब लॉलीपॉप दिया कि दिसंबर में होगा, दिसंबर में भी नहीं हुआ। मतलब सितंबर से शुरू हुई, दिसंबर में, दिसंबर में भी नहीं हुआ। इन्होंने फिर लॉलीपॉप दिया कि भाई जनवरी में होगा, जनवरी में भी नहीं हुआ। मतलब इस चीज़ के लिए हमने खुद ही स्टेप लेना, तो हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था। मसले ये भी आ रहे थे बड़े। लेकिन वही है कि जब आपको एक चीज़ ने आपने लगाओ रख लिया कि आपने पूरी करनी है तो पीछे नहीं हटना है। कोई मसला नहीं, अल्लाह की ज़ात आपके साथ खड़ी है तो एवरीथिंग होगी, कोई मसला ही नहीं। तो भाई आज आके फिर पता चला कि भाई ये मई में हो रहा है और ये मई में ले रहे हैं। तो हमने उस वक्त भी यकीन नहीं किया कि, तो जैसे 15 दिन पड़े थे यार, तो तैयारी इतनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उस ज़ात का शुक्र है कि उसने इज़्ज़त दी। तैयारी इतनी थी कि भाई हमने सिर्फ 10 से 15 दिन में अपनी फार्मा, पैथो, माइक्रो एवरीथिंग कंप्लीट की और रिविजन्स भी की। तो अब मैं जाता हूँ स्टडी मटेरियल की तरफ कि स्टडी कैसे करनी है। तो उसका ये आखिरी सेशन मैं थोड़ा सा डालूंगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो बाकी बातें होगी थी आई थिंक सो, मैंने आपको प्रोसेस भी बता दिया, सिंपल सा प्रोसेस है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थोड़ी डिटेल में डिस्कशन भी की सीट्स के हवाले से, तो आपको थोड़ा इमेज बन गया होगा। क्योंकि एवरीथिंग मैं जो बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकली आपको समझ लगेगी जब आप खुद जाएंगे। लेकिन मैंने इमेज बिठा दिया, इतना ही काफ़ी, क्योंकि इससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत शेयर कर दी जाए। तो भाई स्टडी का ये सीन, अगर तो आप मेरी तरह बिल्कुल नील थे स्टडीज़ में, जिसको भाई मैं वो स्टूडेंट था, स्टूडेंट क्या मतलब मैंने भाई पढ़ा ही नहीं, सीधी बात है। जैसे आपको पता था किर्गिस्तान के हालात से, तो भाई मैंने किसी से सुना था भाई NEB हो रहा है, तो मेरी भाई पूरी कोशिश थी मैं पाकिस्तान में करूँ। तो मैंने कहा यार अल्लाह खैर करेगा, कोई मसला नहीं। मैं नील गया हूँ पाकिस्तान में, नील किया। सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ शॉर्टकट नहीं है, नोट्स पे मत जाएं, अपने नोट्स बनाएं भाई। जब तक आप अपनी चीज़ को क्लियर नहीं करेंगे तो NEB कैसे क्लियर करेंगे? अगर NEB क्लियर नहीं हो रहा तो सालो NLE कैसे क्लियर करोगे, NRE कैसे क्लियर करोगे? तो ये भी जेहन में रखिएगा, ठीक हो गया। तो ये मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रहा, आपको सीधा वे बता रहा हूँ। तो भाई अब आपको स्टडी की तरफ कैसे जाते हैं भाई? अगर फार्मा है ना, तो फार्मा आपको बेस से शुरू करो अपनी। ANS आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक हो गया। आपको सिंपल चीज़ें बेसिक्स पता हो। जब तक आपको रिसेप्टर्स का नहीं पता, रिसेप्टर्स किस बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको उन चीज़ों का नहीं पता, तो आपको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। ANS जब तक आपको शुरू से नहीं आती, क्योंकि उसके अंदर सारी रिसेप्टर्स की गेम है। अगर आपको रिसेप्टर्स की गेम का नहीं समझ लग रही तो आपने क्या खच पढ़नी है? आपको अल्फ़ा बीटा रिसेप्टर्स का नहीं पता तो आपको खच पता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं तलक इसलिए ले रहा हूँ कि भई आपको पता होनी चाहिए, मजाक नहीं है। पेपर इतना टफ था कि आपके एवरीथिंग शॉर्ट हो सकती थी उधर, कि आपको शौक हो सकता था। तो भाई मुझे भी न्यूरोजेनिक या कुछ और वाला शौक तो नहीं हुआ, खैर मैं बच गया, खैर अल्लाह ने बचा लिया। लेकिन पेपर बहुत टफ था। तो आपको कम से कम आपकी बेस इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि पेपर ना भी आ रहा हो तो आप बेसिक की मतलब ना पुल पे खड़े हो कि आप उस पेपर को सोल्व कर सको। तो मैंने भी वही किया था। उड़ तो मैं चुका था लेकिन बेस थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी तो बच गए। फार्मा को कैसे करना है? अभी फार्मा सिर्फ 2 महीने लेती है आपके और ख़त्म हो जाती है। मैं सीरियस कह रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है मैं पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ कि मैं आपको लग रहा है कि आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, तो भाई इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ANS लेगी आपसे 2 से 3 दिन। आपको एक दफ़ा पढ़ के रोज़ उस चैप्टर को रिवाइज़ कर लो, सिर्फ गो थ्रू कर लो, गो थ्रू। एक होती मेमोरी, एक होती शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगर आप समझ रहे हो मैंने एक दफ़ा चीज़ की तो बैठेगी, ऐसे कभी भी नहीं होगा भाई। ये ANS का चैप्टर मैंने कम से कम 25 से 30 दफ़ा कर लिया, ये जहन में बिठाने, सिर्फ पक्की मेमोरी में बिठाने के लिए। अब कोई चीज़ पूछी जाती है पक्की मेमोरी में बैठ गई भाई, उसको सिर्फ देखने की गुंजाइश बचती है अगर कुछ मिस भी हो जाए। तो ऐसे काम करने हैं आपको। ANS करना है, CVS करना है, CNS करना है। तो भाई CNS में MCQ सिर्फ 2 से 3 आए थे, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर लगता है। मुझे समझ नहीं लगती कि ऐसा क्यों होता है। हर दफ़ा यही सुनने में आता है कि CNS में MCQ नहीं आते, इस दफ़ा भी 2 आए, सिर्फ 2 मुश्किल से। ANS में क्वेश्चन आए 7 से 8 आए। जनरल फार्मा में से क्वेश्चन आते हैं, आते ही आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं।
उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन उठाया थायराइड वाले चैप्टर में से, गुनैड्स वाले चैप्टर में से, ठीक हो गया। ये इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए हैं। और उसके बाद एंड पे हमारे पास कीमो रह जाती है। कीमो भी आपने करनी ही करनी है भाई, एवरीथिंग करनी है, क्योंकि आपको सिर्फ टेस्ट ही पास नहीं करना, आपको आगे टेस्ट पास करने के बाद पाकिस्तान में जब आप आ जाएंगे, एज ए पाकिस्तान मेडिकल हो जाएंगे, तो उसके लिए भी फ़ायदा देंगे। अब जाते हैं पैथो की तरफ। भाई पैथो भाई आपको आपकी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपको बेसिक ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको भाई सिंपल सी बात है कि जो चीज़ें लाइक आपने पहली दफ़ा आपने पैथोमा से करनी, पैथोमा से सिर्फ आपको रीड देनी है। रीड से मुराद है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पैथोमा में लिखा गया, लेकिन पैथोमा पे रिलाय नहीं करना। आपको सीधा जाना है रोबिन्स पे। रोबिन्स जितना आप डीप पढ़ेंगे उतना ही फ़ायदा है। इतनी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं कि भाई हमने भी अच्छे तरीके से पढ़ी थी, लेकिन एवरीथिंग उड़ेगी। अब जाते हैं माइक्रो भाई अगर आप आखिरी महीना भी उसे दे लेना या आखिरी 2 महीने भी दे लें तो माइक्रो होती है। वो रट्टा है, जितना पढ़ोगे उतनी भूलेगी, वो अब्जॉर्ब होने वाली चीज़ तो है नहीं। तो इसलिए भाई माइक्रो सारा रट्टा है। तो भाई अगर तो आप लोग इंटरेस्टेड हो भाई, अगर आप लोगों ने पढ़ना है तो भाई मेरे पास क्रू प्रेजेंट है भाई, जो आपको पढ़ा सकता है, जो आपकी हेल्प आउट कर सकता है। तो अगर तो भाई आप लोगों ने मतलब उस क्रू में ऐड होना चाहते हैं तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप में बनाऊंगा, जूम मीटिंग बनाएंगे तो आप ऐड हो सकते हैं। तो आप अपने आराम से जो जो आपके मसले हैं हमें बताएंगे, इंशाल्लाह सोल्व आउट करेंगे, ठीक हो गया। अगर तो आपका नहीं भी दिल हमारे थ्रू तो फिर और भी अकेडमी आप उनको भी करें, लेकिन बेस मैं कहने का मतलब ये है कि लाजमी पढ़ो यार, किसी की अंडर रह के पढ़ो, उससे आपको बड़ी चीज़ें क्लियर होती हैं। अब आपको नहीं पता कि कैविमिलाइन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जोगरेंस सिंड्रोम, एक बेसिक बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता था। मैं पहले पिलोकार्पिन को समझता रहा कि जोगरेंस सिंड्रोम के अंदर कि पिलोकार्पिन ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन बाद में मुझे बात पता चली कैविमिलाइन मतलब एक है, मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा होगा, लेकिन मतलब बताने का ये मकसद है कि आपको अक्सर आप गलत ट्रैक पे होते हैं, हालांकि चीज़ें आपको पता होती है, लेकिन आपको ट्रैक पे लाने के लिए वही बंदे बता सकते हैं जो इस एक्सपीरियंस को ले चुके हैं या थोड़े आपसे एक्सपीरियंस है। तो भाई बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई मैं इंस्टा आपको छोड़ देता हूँ, इंस्टा पे जाओ। और बाकी यार आपके साथ इतना टाइम मैंने शेयर किया है तो दुआ कीजिएगा हमारे लिए, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो भी इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में आने के लिए तो भाई उन सब के साथ शेयर कीजिएगा। मोस्ट वेलकम, पाकिस्तान आए, मैंने मना नहीं किया, लेकिन फुल ज़हन मेंटली प्रिपेयर होके आएँ। तो बेस्ट ऑफ लक, फॉलो माई चैनल और इस वीडियो को लाजमी शेयर करो। तो चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर दो, ये इतनी मेहनत के लिए मेरे जाके देख लो, सिर्फ इन चीज़ों पे सिर्फ मेरी वीडियोस बनी हुई है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आगे मोटिवेट हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए आपके लिए खिदमत में पेश हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।